एफएम रेनबो पर प्रोग्राम वाह उस्ताद, और आज इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ प्रीति। आज रेनबो के स्टूडियो में हमारे साथ हैं ताल की दुनिया का पुरनूर सितारा पंडित विजय शंकर मिश्र। आप लेखक हैं, ऑरिएटर हैं, सक्सेसफुल कंपेयर हैं, शिक्षक हैं और संगीत के वैज्ञानिक हैं। मतलब और क्या ही कहूँ, बस इतना ही कहूँगी कि स्वागत, अभिनंदन आपका एफएम रेनबो के स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। कई बार रेडियो के स्टूडियो में आया हूँ, सैकड़ों कलाकारों का इंटरव्यू लिया है मैंने। आज इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ तो एक कहावत याद आ रही है जी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बात है। मैं भी यही वैसे आपसे पूछने वाली थी कि हमेशा आप उस तरफ होते हैं और आज मैं इस तरफ हूँ, तो मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से आपसे सारी बातें हम निकलवा ले। तो आप ये भी कहिएगा कि हाँ कुछ छूट गया, मैं होता तो ये भी पूछ जाता। ठीक है। पंडित जी, आपके पिताजी तबला शिरोमणि रहे और आपने भी तबले में ही अपना रुझान दिखाया। क्या यही कारण रहा तबले की तरफ झुकाव का, या कोई और कारण रहा? रुझान का सवाल नहीं उठता है जी। हम लोग बनारस घराने का जो घराना है, बनारस का जो परंपरा है, उससे सीधे जुड़े हुए हैं। तो जब समझ भी नहीं थी, होश भी नहीं था, तभी सीखना शुरू कर दिया, और जब समझ नहीं थी तभी स्टेज पर आ गया। तो इस तरह से वो चलता रहा और उसी समय जो लोकप्रियता मिली, शाबाशी मिली, इनाम मिले, तो बस आगे बढ़ता गया। और निर्णय करने का अधिकार मुझे नहीं था, वो अभिभावकों ने किया, गुरुओं ने किया, और एक सैनिक की तरह उस रास्ते पर हम चल पड़े। अच्छा बुरा, लाभ नुकसान, ये सब कुछ भी सोचने का समय नहीं था मेरे पास, आज भी नहीं है। बस एक मिशन की तरह काम करता जा रहा हूँ। बनारस घराने की विशेषता है कुछ, मैं चाहूंगी कि उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाले। वहाँ के संगीत में सात्विकता है। आपके प्रथम गुरु गामा महाराज रहे, आपके पिताश्री? जी, अंतिम भी वही है जी। और मैं 15-16 साल का था जब उनका निधन हुआ, लेकिन तभी तक उन्होंने इतना सिखा दिया था कि जब उनका निधन हुआ, मैं परिवार का सबसे बड़ा बेटा, 7 भाई बहन हम लोग, विधवा माँ, लेकिन उसी उम्र में इतनी तालीम उन्होंने दे दी थी कि अब तक दाल रोटी चल रही है उससे। क्या बात है। मतलब पूरी जिंदगी के लिए इतना कमा लिया आपने कि आपके अंदर सारी चीजें रह गई बिल्कुल। पंडित जी, मैं ये सोच रही थी कि ताल का कोई टुकड़ा अच्छा सा अगर आप सुना दे साथ साथ तो और मजा आ जाए। हाँ, टुकड़ा मैं कई सुना सकता हूँ, लेकिन ये उत्सव का समय चल रहा है। जी जी जी। गणेश उत्सव अभी समाप्त हुआ है, नवरात्रि के दिन आ रहे हैं जी, छठ, दिवाली, सबके पदचाप सुनाई दे रही है, त्योहारों का मौसम है जी। तो इसी से जुड़ा हुआ नाथ द्वारा परंपरा का एक पंचदेव स्तुति परन जी। दगिन दगचट तगिन तगचट नगिन नगचट कचट धा कच कचट कच कच कचट कच कच कचट कच कचट धा घिट पंच गणपति पंच पांडव नट नारायण नट नरेहर पुष्प चंदन मुकुट झक झक धनित धग धनित धा कृत तंत्र मंत्र जपत गणपति फड़ित धड़ कृत फड़ित धा गतनाद अपरंपार गत नित देख नित में धड़ाधड़ जमक जमधड़ तमक तमक दगिन जगचट तगिन ताकृत दुर्ग दुर्गत नाशनी दल असुर दल 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 मरि दल शुंभ शुंभन मार काट पछार डार तनिक में रही भुवन जय जय जयति जय देव जयति जय जयति जय सुर सकल निर्भय गान गावत ताल जय जय मृदंग कत कत जगत दगिन जगति नगिन नगत दाति कत 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 देगिन दाति देगिन दा। क्या बात है, क्या बात है। आवाज कई देवी देवताओं का तबले में क्या सुरीली आवाज होगी जब आवाज में ये कशिश है। पंडित जी, बिल्कुल दिल मोह लिया आपने। एफएम रेनबो के जितने दर्शक हैं, उन रचनाकारों को जाता है इसका श्रेय जिन्होंने इसको रचा है। तो पुरुषोत्तम दास जी की रचना है ये, नाथ द्वारा परंपरा के। एफएम रेनबो के जो श्रोता हैं उनका मन वाकई में आपने मोह लिया। आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो, प्रोग्राम वाह उस्ताद। स्टूडियो में हमारे साथ पंडित विजय शंकर मिश्र जी। और पंडित जी, मैं ये सोच रही थी कि ताल तो हमने सुन ली, लेकिन ताल पे जो ढेर सारी आपने किताबें लिख दी हैं, ये लेखन की जो आपने प्रक्रिया शुरू की, इसके लिए आप कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे लिखना शुरू किया? बचपन से ही लिखने का शौक रहा है। अच्छा। और कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी। आप कहेंगे तो एक कविता सुना भी दूंगा बाद में, जब आप कहेंगे। नहीं, आप अभी सुना दीजिए ना। नेकी और पूछ पूछ सुना देता हूँ। जी जी। माँ सरस्वती को लेकर लिखा था इसको जी। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है।
तुझसे हैं सुर लय की गतियां, क्या बात। तू ही छंद तिहाई है, तू नर्तन की भाव भंगिमा, अभिनय की गहराई है, तू सपनों की उपज नहीं, तू जीवन की सच्चाई है। तुझे देखकर खिलते किसलय, संगीत से क्या क्या होता है। तुझे देखकर खिलते किसलय, हंसते चांद सितारे हैं, दीपक जलते मेघ बरसते, आती जाती बहारें हैं। तुझसे ही इस धरती पर होता है नव रस का संचार, देव मनुज जड़ चेतन ने तुझसे ही खुशियां पाई हैं। तू सपनों की उपज नहीं, तू जीवन की सच्चाई है, तू कविता, तू गीत रुबाई, तू दोहा चौपाई है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर पंक्तियां। और वाकई में अगर हम ध्यान से कोई सुन ले तो उसके अर्थ में खो सा जाए कि कहाँ से क्या बात निकली है। बहुत खूब। हम बात कर रहे थे कि आपने जो लेखन शुरू किया जी, वो तो कब शुरू बचपन किया? से ही लिखने का शौक था। जी जी। घर में पिटाई भी बहुत होती थी। अच्छा। वो हमारे बचपन में गुलशन नंदा एक उपन्यासकार थे बड़े, उन कई फिल्में भी बनी उनके उपन्यास पे। तो पिटाई होती थी, गुलशन नंदा बनने चले हो तो अच्छा। ऐसे करके। लेकिन वो शौक था। फिर लिखते लिखते संगीत पर लिखना शुरू किया। जी। तो लिखने का शौक था इसलिए संगीत पर लिखना शुरू किया। भगवान को शायद यही मंजूर था, क्योंकि तबला बजाता था और स्लिप डिस्क हो गया तो आलती पालती मार के बैठना, रीढ़ की हड्डी से ताकत लगाना, ये सारी चीजें मना हो गई। तो तबला धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया जी। और वो लिखने का काम फिर आगे बढ़ता चला गया। तो आप लोगों की दुआ से 9 किताबें हैं, लगभग 8,000 आर्टिकल्स हैं, रेडियो सीरियल हैं, आकाशवाणी के लिए तबले का जन्म और उसकी विकास यात्रा 13 एपिसोड का। तो इस तरह से अब वो चल रहा है। कई यूनिवर्सिटी का MA PhD लेवल का एग्जामिनर बना दिया गया लोगों ने, केवल मेरे लेखन के कारण। मैंने खुद PhD नहीं किया है, लेकिन मेरी किताबों को देखकर कई यूनिवर्सिटी ने मुझे PhD लेवल का एग्जामिनर भी बना दिया। लिखने का काम इस तरह से थोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया और तबला बिल्कुल नहीं छूटा है। सिखाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, उस समय थोड़ा बजाता भी हूँ, लेकिन परफॉर्म करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो रियाज चाहिए, वो नहीं कर पाता हूँ स्लिप डिस्क के कारण। अब समय नहीं मिल पाता है और स्लिप डिस्क के कारण, स्वास्थ्य के कारण भी। तो इसलिए मंचीय प्रस्तुतियां नहीं देता हूँ। लेकिन अभी 1-1.5 साल पहले राज्यसभा टीवी में एक मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा बजाया भी, थोड़ा सा बताया भी, ऐसे करके। जी, बचपन से सीखा है, कहाँ जाएगी। जी, जी, जी। दिल में तो बसा हुआ है तबले की ताल। अब देखिए आपने स्वरों के माध्यम से कितनी सुंदर ताल हमें सुनाई और बहुत आनंद आया। आपने कभी फिल्में देखी क्या, चोरी छुपे भाग भाग के? पहले ऐसे हुआ करता था। नहीं, चोरी छुपके नहीं, मैं बचपन से ना थोड़ा शरीफ बच्चा था। अच्छा, तो नोटी नहीं थे? नहीं, फादर के साथ जाता था प्रोग्राम में जी। वो स्टेज पर रहते थे, मैं 4-4 घंटे तक मतलब हॉल में चुपचाप बैठा रहता था। कभी जिद नहीं की कि ये खरीद दो, ये चाहिए, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। 4-4 घंटे बैठा रहता था और बाबूजी प्रोग्राम में लगे रहते थे। घर आता था तो माँ से कहता था भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो माँ कहती थी अरे तुम इतनी देर तक इसको रखे रहे, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। बाबूजी कहते थे कि इसने कहा भी नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। तो चोरी चुपके नहीं, लेकिन वो घर में माहौल ऐसा था कि धार्मिक फिल्में देखने हम लोग जाते थे। अच्छा। तो धार्मिक फिल्में देखते थे। फिर बड़ा हुआ तो कुछ कुछ फिल्में ऐसे देखता रहा जी। और ज्यादातर रोमांटिक फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं या म्यूजिकल फिल्में जो हों। बैजू बावरा बहुत बार देखी मैंने, मुगले आजम कई बार देखी, इस तरह की फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में हैं ये तो। और आपकी रुचि अभिनय पे भी रही है क्या? करने में नहीं, देखने में रही है। और कई बार मैं फिल्में देखने जब जाता हूँ तो हीरो हीरोइन का नाम देखकर नहीं, डायरेक्टर का नाम देख के जाता हूँ। क्या बात, कि डायरेक्ट किसने किया है, डायरेक्टर कौन है। तो हीरो हीरोइन के नाम पे बहुत कम मतलब फिल्में देखी है मैंने। डायरेक्टर को ज्यादा दिया। आपकी चंद पुस्तकों पे मैं चाहूंगी कि एक नजर डालें, जो पुस्तकें आपने लिखी हैं। हाँ, मेरी पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई वो है अंतर्नाद सुर और साज जी। उसमें 72 कलाकारों के विषय में है, उनके इंटरव्यूज हैं और कुछ कलाकारों पे आर्टिकल हैं जी। फिर तबला पुराण मेरी एक किताब आई। उसके बाद रिसर्च पेपर्स की एक किताब आई, भारतीय संगीत के नए आयाम जी जी जी। आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लेइंग तबला और रेयर कंपोजिशंस ऑफ द ग्रेट मास्टर्स तबले के।
संगीत के इंद्रधनुषी शिलालेख, इस तरह से मेरी संगीत सुधाकर, इस तरह से कई किताबें मेरी आई हैं। और एक बात मैं और बता दूं अपनी किताबों के संदर्भ में जी, जिसकी समाज को जरूरत है। हाँ जी, कई बार बच्चों के हमारे पास फोन आते हैं, अच्छा। उनके पत्र आते हैं, गुरुजी हमारे कोर्स में ये सब्जेक्ट है, इस पे कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटीज में मुझे बुलाया जाता है कि इस विषय पर कहीं जानकारी नहीं है, आप इस पर जानकारी दीजिए। तो ऐसे लेखों को मैं लिखता हूँ जिनकी लोगों को जरूरत है, और फिर उनका संग्रह छपता है या फिर उनसे रिलेटेड चीजें छपती हैं। अंतर्नाद सुर और साज जो मेरी किताब है, जिसमें कलाकारों के इंटरव्यू हैं, उनसे नहीं पूछा गया आपके पिता का नाम क्या है, आप खाने में क्या पसंद करते हैं, आपके शौक क्या है, इन विषयों पर कोई बात नहीं हुई। शोध विषय पर कि कैसे आपने संघर्ष किया, क्या क्या आपका योगदान है, कैसे कैसे आपने इसमें अचीव किया, ऐसे ऐसे करके, जिससे शोधार्थियों को जो संगीत पे गंभीरता से काम करते हैं उनको कुछ सामग्री मिल सके सीखने के लिए। तो ऐसे विषयों पर लिखना मुझे पसंद है, और मैं ज्यादातर ऐसे विषयों पर लिखता हूँ जिसकी लोगों को जरूरत है। क्या बात है, मतलब ऐसे थोड़ा हटके हो गया नहीं है? जी। पंडित जी ने बिल्कुल अलग सा सोचा और कुछ अलग सा करने की कोशिश की। पंडित जी, मैं सोच रही थी कि आपको लिखने पढ़ने का शौक भी है और आप क्रिटिक के रूप में भी आप हमेशा से रहे हैं, और कहते हैं कि जब समीक्षा करते हैं ना तो सामने वाला सोचता है मेरे बारे में ये कहा, मेरे बारे में वो कहा। तो कभी कुछ ऐसा सुनने में आया कि आपके लिए कुछ ऐसा हुआ जिन्हें लगा कि कुछ पॉजिटिव आंसर्स आने चाहिए थे, लेकिन जो सही होता है उसे आप बखान करते हैं, उसे आप बिल्कुल बताते हैं सबको? देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थैंकलेस जॉब, आलोचक। समझे ना? जी। और मैं बहुत पहले करता था समीक्षाएं, अभी भी करता हूँ जी। लेकिन वही रहा कि जब तक मैं अच्छा लिखता रहा, किसी कलाकार के विषय में 10 बार अच्छा लिखा जी, तो आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत महान हैं, बहुत ज्ञानी हैं। एक बार अगर आलोचना कर दी तो लोग कहते हैं बैठकर बजावे स्टेज पर तो पता लगे। तो अब एक आदमी वो तबला बजावे कि गाना गावे कि सितार बजावे कि बांसुरी बजावे कि डांस करे, क्या करे। फिर एक दिन मैं नहा के निकला तो आईने के सामने कंघी कर रहा था, तो मैंने देखा वो मेरे बाल कुछ कुछ सफेद हो रहे हैं। तो मैंने कहा अखबारी लेखन बंद करते हैं। उस समय मैं बहुत पॉपुलर था, एक एक दिन में मेरे 3-3, 4-4 आर्टिकल छपते थे। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आपके मैगजीन्स में, मुझे लगता है 7,000 से ज्यादा है। तो ऐसे छपते थे। तो मैंने कहा अब बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ गए हैं, अब कुछ गंभीर काम करना चाहिए, कुछ अलग, कुछ नया। फिर वो मैंने रिसर्च वगैरह पे काम करना शुरू किया। अब अखबारों में तो होता है कि 400 शब्द में, 500 शब्द में, ऐसे, तो उसको छोड़ा मैंने अखबारों में, और शोध पत्रिकाओं में, जर्नल में ऐसे ऐसे लिखना शुरू किया। अभी भी मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक पत्रिका है आजकल, 1945 से वो छप रही है और लगातार छप रही है, तो उसमें मैं रिव्यू अभी भी करता हूँ। उसके लिए संगीत आजकल नाम से मेरा कॉलम आता है। लेकिन अखबारों वगैरह से मैंने थोड़ा सा किनारा कर लिया और सेलेक्टेड आइटम का वो करता हूँ। तो सुनने को तो बहुत मिलता है, लेकिन मैं जब लिखता हूँ, कमल का फूल जिस तरह पानी में रहकर भी उसका गर्दन वाला हिस्सा जो है ऊपर होता है जी, तो मैं पूरी तरह उसमें डूबता हूँ, लेकिन ये गर्दन मेरा ऊपर रहता है। आप लोग जो प्रस्तुत करते हैं उसके विषय में हम ज्यादा जानते हैं, ये मैंने कलाकारों से कई बार बड़े स्टेज पे कहा है और लोगों ने उसको माना है। जी, बहुत प्यारी बात कही, और आपने जो कमल फूल का उदाहरण दिया बिल्कुल सटीक। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, मैं चाह रही थी कि उस पर भी थोड़ी सी चर्चा बिल्कुल बनती है। HRD मिनिस्ट्री से आपको पुरस्कृत किया गया, उनके द्वारा बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला है आपको। देखिए, कहते हैं आलोचक है लेकिन उसमें भी अवार्ड मिलता है क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है आपको, फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप सैम्पा के। मैं चाहूंगी कि उस पर भी थोड़ी सी चर्चा बनती। कौन सा आपके दिल के करीब है और अभी भी किसकी ख्वाहिश है पंडित जी को? मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात है जी, कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, इतना संघर्ष किया है 15-16 साल की उम्र से और अभी तक लगातार कर रहा हूँ, और हर बार संघर्ष का रास्ता मैं खुद चुनता हूँ। संघर्ष ही जीवन है कहते हैं, सही है ना? तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, और ये मेरे मतलब खुशी का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये पुरस्कार मिल जाए, मेरे बैंक में इतना पैसा हो जाए, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो जाए, मेरा एक अच्छा सा बंगला हो जाए, कभी नहीं रहा। जिस स्थिति में प्रभु ने रखा उस स्थिति में रहा और खुश हूँ। तो ख्वाहिश किसी भी चीज़ की नहीं है,
कई बार लोग कहते हैं आपको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे मैंने कहा जो मिल गया ना, मैं उसके भी काबिल नहीं हूँ। और पुरस्कारों पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है, बहुत संकोच होता है। जी जी। कैसे लोग कैसे आपकी किताबों को पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, यही पुरस्कार है, मेरा ये मानना है ना। जी। आपने जो लिखा, मैगजीन्स में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, आर्टिकल्स आपके इतने छपते हैं, तो उन्हें पढ़ के जब लोग कहते हैं वाह क्या बात है, ये पुरस्कार है। देखिए मैं बताऊं, किशोरी अमोनकर जी की जब डेथ हुई, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, किशोरी अमोनकर के होकर भी न होने का और न होकर भी होने का रहस्य। रात 1:30 बजे फोन आया एक रोते हुए सज्जन का कि मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप लेखक हैं तो रात को देर तक जगते होंगे और अभी ये लेख पढ़ के मैंने समाप्त किया है और मैं फ़ोन करने से रोक नहीं पाया आपको। इस तरह की घटनाएं कई बार मेरे साथ हुई हैं, तो मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। आपको फेलोशिप भी तो मिली है। वो पुरस्कार नहीं है, वो मैंने अप्लाई किया उसके लिए, और उसके लिए मैंने अपना दिया बना के कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, प्रपोजल उसके लिए दिया और जूनियर और सीनियर दोनों फेलोशिप में अप्रूव भी हुआ आपका। जी। लेकिन आपके काम को जाना जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। मैं ये सोच रही थी कि जैसे शुरू में ही आपने जिक्र किया कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और बहुत लोगों के कांटेक्ट में आए, कौन सा इंटरव्यू लेके वाकई में मजा आ गया? जैसे मैं आज कहूंगी कि आपसे बातें करके मुझे वाकई में मजा आ गया। ऐसा मत करवाइए कि लोग बैन कर दे मुझे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जी, बात ऐसे हो रही है, उस्ताद अमजद अली खान जी, मैं ज्यादातर चुपते हुए सवाल पूछता हूँ लोगों को जी, तो वो बौखला जाते हैं, गुस्से भी हो जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन चेहरे से दिखता है। लेकिन उस्ताद अमजद अली खान का मैंने 3-4 बार इंटरव्यू लिया, उनके घर में लिया, अलग अलग पत्रिकाओं के लिए लिया, सब लिया और कई चुभते हुए सवाल मैंने पूछे, लेकिन बहुत मतलब शांति के साथ, बहुत शालीनता के साथ उन्होंने उसका जवाब दिया। तो कभी तैश में आते हुए उनको मैंने नहीं देखा। वैसे तो पंडित रविशंकर जी और भीमसेन जोशी जी, तो ये सब बहुत सारे लोगों के लिए, किशन महाराज, गुदई महाराज, बहुत सारे लोग, उनसे मुलाकात भी तो होती है। ऐसे दिग्गज कलाकारों से मुलाकात करना, उनसे बातें करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और हर कलाकार से मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ जब उनके साथ बैठते हैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही। जब बैठते हैं तो कुछ न कुछ जरूर हम सीखते हैं। शिव कुमार शर्मा जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप इतने अच्छे तबला प्लेयर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं, अगर संतूर नहीं बजाते तो क्या करते? उन्होंने कहा कि जो आदमी विकल्प लेकर चलता है, जिसके पास ऑप्शन होते हैं, वो कभी सफल नहीं होता। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे संतूर बजाना था, बजाया तो लोगों ने कहा बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, साज इसने गलत चुन लिया। लेकिन मैं बहका नहीं, मैं भटका नहीं, संतूर पर लगा रहा और आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं। पंडित रविशंकर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, उन्होंने किसी से कहा मैं 2 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो मुझे जब उनकी एक बाइट लेनी थी दूरदर्शन के लिए और संडे का दिन दिया था उन्होंने, तो अब संडे को लोगों को बुलाना, स्टाफ को, और ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। और जब हम लोग पहुंचे हैं तो 1 मिनट बाकी था जो समय उन्होंने दिया था, और मैं पंडित जी के सामने जाके खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, मैं विजय शंकर मिश्र ठीक समय पर आया हूँ। मैं हाँफ रहा था, वो बोले बैठिए, पहले बैठिए फिर बातें करते हैं। तो ये जो समय की पाबंदी है, ये जो चीजें हैं। बाद में रविशंकर जी ने कहा कि मैं समय को इतना महत्व इसलिए देता हूँ कि जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं इन लोगों के साथ बैठ। और मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी पंडित जी की रेडियो में भी हमने यही सीखा है कि हर काम समय से होना चाहिए, चाहे वो जो भी काम हो, जो भी समय है, उस निर्धारित समय उसमें जरूर होना चाहिए। जी पंडित जी, मैं ये सोच रही थी, रेडियो से बड़ा पुराना रिश्ता है आपका जी, तो कुछ चर्चा तो बनती है। बरसों से जुड़े हैं, मीठी यादें होंगी चंद साझा करना चाहेंगे आज? हाँ, रेडियो से मेरा लगभग 30 साल पुराना रिश्ता तो है जी। ऑडिशन बोर्ड में आप रहे, आकाशवाणी एनुअल अवार्ड फंक्शन हर साल होता है और उसमें आप रहते हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी के। जी, उसमें रहा और बहुत सारे स्क्रिप्ट यहाँ के लिए मैंने लिखे,
बहुत सारे कलाकारों के इंटरव्यूज मैंने किए। यहाँ हरिचरण वर्मा जी थे, भजन सोपोरी जी थे, सारे लोग बुलाने लगे और बहुत सारा काम हमने रेडियो के लिए किया। राजन साजन जी मिश्र का इंटरव्यू किया, यहाँ इकबाल अहमद खान साहब का इंटरव्यू किया, ढेरों सुमित्रा गुहा जी का इंटरव्यू किया, सविता देवी, सन्नो खुराना दीदी, मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ मैंने किया है। जैसा कि मैंने कहा कि हर कलाकार से कुछ न कुछ सीखा है मैंने और सीख के गया हूँ जी। पंडित जी, मैं ये सोच रही थी हमें ये जरूर बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन है, कैसे कैसे समय बीतता है, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में अगर थोड़ा सा ताक झांक करे तो फुर्सत के क्षणों में क्या क्या करते हैं। और दूसरा मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको रात को 1:30 बजे एक फोन आया था, आपने कहा, तो वाकई में लिखने का समय जो है वो वही होता है रात में जब तन्हाई होती है? क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम तन्हा होते हैं तो शब्द बड़े उछल उछल के आते हैं और हाथ चलने लगता है। समय कैसे बीतता है, खाली समय तो होता नहीं मेरे पास। जी जी जी। मैं या तो काम करता हूँ या तो सोता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब अगर मैं जग रहा हूँ तो मैं काम में लगा रहता हूँ। कई तरह की मेरी गतिविधियां होती हैं, लेकिन सब संगीत की होती हैं। और तन्हाई का मतलब ये है, मैंने शादी आदि नहीं की है। अच्छा। तो उस तरह की तन्हाई तो हर समय रहती है, लेकिन 10 बजे के बाद वाली जो तन्हाई होती है वो ये होता है कि तो मतलब कंसंट्रेट कर पाता हूँ मैं अपने आप को और उस विषय में काम करता हूँ। और आपने कहा कि आप बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। मैं सोच रही थी चलते चलते उस पर भी बात कर लें, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो युवाओं को केंद्रित है। युवा भी हैं जो चाहते हैं कि इस दिशा में आए, कुछ बेहतर करें, कुछ सीखें, कुछ जानें। मैं चाहूंगी उनके लिए जरूर कुछ कहें। आजकल के युवा सीखते कम हैं और एक्सपोजर ज्यादा चाहते हैं। हमको यहाँ ये मिल जाए, हमको यहाँ मिल जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब ये ऊप पैदा करती है। आदमी को खुद ये सेंस होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हम जो लोगों को दे रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना उसको सराहा जाएगा। ये सेंस लोगों में खत्म होता जा रहा है। तो साधना चाहिए, सच्ची साधना चाहिए। 1 घंटा आप कीजिए, लेकिन वहाँ मन और शरीर दोनों आपका एक साथ हो, तभी ये सक्सेस हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। पंडित जी, मैं ये सोच रही थी कि बतौर जूरी आपने बहुत जगह शिरकत की है, तो ये एक अलग सा काम होता है। तो कैसे मैनेज करते हैं? बहुत आलोचना झेलनी पड़ती है। क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मिश्रा जी तो हमारे जान पहचान के हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन मुझे बेईमानी बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। और मैं जब देखता हूँ कि आपको संगीत नाटक अकेडमी या CCRT या कोई साहित्य कला परिषद आपको सीखने के लिए पैसे दे रही है, आपको भी दे रही है, आपके गुरु को भी दे रही है, और साल भर में जब आपका टेस्ट लेने के लिए हम बैठे हैं तो कुछ भी नहीं तैयारी है, तो आलोचनाएं तो होती हैं लोगों की। जी, लोग चाहते भी हैं कि अगली बार इसको न बुलाया जाए, लेकिन मुझे बेईमानी नहीं पसंद है। विजय शंकर मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आज आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी और आपके बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।